जय हिंद। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ा था सब्लीमेंट मटेरियल जैसे कि आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और कर्पूर जैसे जो मटेरियल है वो सब्लीमेंट मटेरियल है। वाष्पीकरण पढ़ा था, गैस से द्रव में बनना संघनन पढ़ा था और द्रव से गैस में बनना वाष्पीकरण पढ़ा था। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि पदार्थ की चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था क्या होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था और पांचवी अवस्था जो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था, जिसको सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा खोजा गया था। ठीक है। और सबसे पहले कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था को सबसे पहले किसने उत्पन्न किया था। यहाँ दोनों अवस्था को उत्पन्न किया जाता है। यहाँ दोनों अवस्था हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। प्लाज्मा अवस्था भी हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, इसको उत्पन्न किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मैटर में ठोस, द्रव्य और गैस हमने पढ़ा था। पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की फोर्थ अवस्था प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या है, इसको खोजा किसने था। प्लाज्मा अवस्था को खोजा किसने था, तो इसको खोजा था क्रुक्स ने। 1879 में क्रुक्स ने खोजा था। 1879 में इस अवस्था की खोज क्रुक्स ने की थी। इसकी उत्पत्ति 1879 ईस्वी में विलियम क्रुक्स ने किया था। विलियम क्रुक्स साइंटिस्ट है, इसी ने किया था। पदार्थ की चौथी अवस्था है और इसमें तापमान जो होता है यह अति तापमान में उत्पन्न किया जाता है। इसकी अधिकतम तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। तो लिख देंगे 20,000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होती है इसमें। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य का जो बाहरी सतह का तापमान है वह 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है और 20,000 डिग्री सेल्सियस यानी कि बहुत ही अत्यधिक ताप है। 20,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो सकता है। और जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है लिख लीजिए। नियॉन लाइट, नियॉन लाइट कहाँ पे होता है सो ही बता दूंगा। ट्यूब लाइट, ट्यूब लाइट। सन, सन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेट। सन भी प्लाज्मा स्टेट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। सन के ऊपरी सतह का जो तापमान होता है वह 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम, यह अत्यधिक ताप है। यहाँ वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। वी कैन नॉट फाइंड इट इन आवर एटमॉस्फेयर। यहाँ वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसको उत्पन्न किया जाता है। नियॉन लाइट क्या है तो आपको बता देता हूँ। आप जाते होंगे तो बहुत सारे जो शॉपकीपर्स हैं, जो बहुत सारे दुकानें और बहुत सारे मॉल है, उसके बाहर में जो बड़ा बड़ा ब्लॉक लेटर में जो लाइट अंदर से जलते रहता है और ब्लॉक लेटर में उस दुकान का नाम या कुछ एडवर्टाइजमेंट जो है लगाया जाता है, उसमें नियॉन लाइट का ही यूज होता है। उसमें नियॉन लाइट होता है। अब क्या है नियॉन लाइट, यानी कि अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था। पदार्थ की पांचवी अवस्था की फिफ्थ स्टेज, पांचवी अवस्था। यह क्या है, पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है।
पदार्थ की पांचवी अवस्था है आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी कि BEC, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें पूरा का पूरा श्रेय तो सत्येंद्र नाथ बोस को ही जाता है, जो इंडिया के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इस अवस्था को खोजा था। सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा खोजा गया। ठीक है, यहाँ पांचवी अवस्था है और इसको सबसे पहले जो प्राप्त किया था 1995 में कॉलमैन और कॉलमैन और वीमैन ने इसको खोजा था, उत्पन्न किया था। सबसे पहली बार 1995 में ही इस अवस्था को उत्पन्न किया गया। जैसे कि प्लाज्मा जो है अत्यधिक ताप वाली अवस्था है, तो ऐसे ही बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो अतिशीतित अवस्था है, ठीक है, अतिशीतित मतलब इसमें अत्यधिक ठंडा किया जाता है पदार्थ को और वो अवस्था प्राप्त किया जाता है। अत्यधिक शीतित अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको कोनल और वीमैन ने खोजा था। एग्जाम्पल जैसे कि है आपको अतिचालक और प्रतिरोधकता, जीरो चालकता हो सकती है और अनंत तक। आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस और पदार्थ के तापमान का जो है वह तापमान का सबसे न्यूनतम इकाई जो है वह क्या है, केल्विन है, और 0 केल्विन होता है। ठीक है, तो 0 केल्विन पर रुबिडियम को सबसे पहले इस अवस्था को, यहाँ 1 नंबर आप लिख लीजिए, 4th नंबर है ना प्लाज्मा में और 5th में है आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस अवस्था को वीमैन और कोनल ने प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? 1995 में प्राप्त किया इस अवस्था को। किसको? तो रुबिडियम धातु को ठंडा करके, रुबिडियम को 0 केल्विन पर करके प्राप्त किया। ठीक है, लिखिए इसको। वीमैन और कोनल ने इसे प्राप्त किया था। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को प्राप्त किया था सर्वप्रथम वीमैन और कोनल ने इसे प्राप्त किया था। अब हम पढ़ेंगे क्वथनीकरण और वाष्पीकरण में अंतर क्या होता है। क्वथनिंग, व्हाट इज क्वथनिंग? क्वथनिंग क्या है? तो क्वथनिंग है बॉइलिंग पॉइंट, और वाष्पीकरण क्या है? तो वाष्पीकरण है आपको, दोनों अंतर स्पष्ट करेंगे। वेपर पॉइंट, इसको चलिए मिटा देते हैं। क्वथनीकरण और वाष्पीकरण चार्ट बना लीजिए, बीच से लाइन ड्रॉ कर लीजिए।
क्वथनीकरण, क्वथनीकरण इसको बोला जाता है बॉइलिंग। और इधर हम लिख लेंगे वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। और बीच से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहां सिर्फ द्रव पर होता है। अरे कोई चीज उबलेगा या कोई चीज क्वथन होगा, कोई चीज किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट होगा तो सिर्फ लिक्विड पे ही ना होगा, ठोस पे तो नहीं होगा। वाष्पीकरण जो होता है यहाँ ठोस और द्रव्य दोनों पे होता है, ठोस तथा द्रव दोनों पर। इसका एक निश्चित तापमान होता है, इसका एक निश्चित तापमान होता है, निश्चित तापमान होता है, तापमान होता है। इसका कोई निश्चित तापमान नहीं होता है, इसका कोई निश्चित तापमान नहीं होता है। इसका कोई तापमान निश्चित नहीं होता है। और क्वथनीकरण में एक निश्चित तापमान होता है, जैसे कि वाटर होता है तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा। वाटर का लिख लीजिए, किसी को पता नहीं है तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है, शुरू कर देता है। वाटर यानी कि पानी। यहाँ एक तेज प्रक्रिया है, यहाँ एक तेज प्रक्रिया है और यहाँ एक धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है। कितना लिखिए, एक तेज प्रक्रिया है और यहाँ एक धीमी प्रक्रिया है। आपको क्वथनीकरण में बुलबुला भी बनेगा और उसमें बुलबुला फॉर्म नहीं होगा, बुलबुले बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, कोई बुलबुला नहीं बनता है, बुलबुला नहीं बनता है। गैस बनेगा तो बुलबुला थोड़ी बनेगा, बुलबुला नहीं बनते हैं। और पानी जैसे ही उबलेगा तो बुलबुला तो बनेगा ही। इसका कोई तापमान निश्चित नहीं होता, इसका तापमान निश्चित होता है, यानी कि 100 पर उबलता है। ये किसी भी तापमान पे जो है वाष्प बन सकता है। इट इज अ फास्ट, तेज प्रक्रिया और ये एक धीमी प्रक्रिया, स्लो प्रोसेस। इसका वाष्पीकरण का कुछ एग्जाम्पल लिख ले। इसमें लिख लीजिए एग्जाम्पल में, गीले कपड़े का सूखना, गीले कपड़े का सूखना, गीले बाल का सूखना, बालों का सूखना, गीले बाल का सूखना। इतना एग्जाम्पल काफ़ी है वाष्पीकरण में। एक और लिख लीजिए, समुद्र से जो नमक बनता है वह कौन सा प्रक्रिया है, बताइए आप कोई।
समुद्र से नमक बनना कौन सा प्रक्रिया है? क्वथनीकरण की वाष्पीकरण? वहाँ एक वाष्पीकरण प्रक्रिया है, इसको भी लिख लीजिए। यहाँ पे समुद्र से नमक बनना, समुद्र के पानी से नमक बनना, समुद्री पानी से नमक बनना। लिखिए। समुद्र से नमक कैसे बनता है मैं बता रहा हूँ। समुद्र से नमक बनना एक वाष्पीकरण की प्रक्रिया है और उसमें आयोडीन जो होता है, आयोडीन पहले से मौजूद नहीं होता, याद रखिएगा। उसमें बाद में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है और नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है। ठीक है। समुद्र के पास जैसे कि खेती होती है हमारे इधर, वैसे समुद्र में नमक की भी खेती की जाती है। खेती इन सेंस उसको नमक का उत्पादन के लिए देखिए ऐसे जैसे ऐसे गड्ढा करके बना दिया जाता है इधर, और इतना बड़ा इसमें समुद्र का पानी डाल दिया जाता है। समुद्र का पानी डाल दिया जाता है, नमक इसमें रह जाएगा और समुद्र का पानी जो है भाप बन के वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो वाष्पीकरण का प्रक्रिया हुआ। बहुत सारे प्रोसेस से गुजारने के बाद उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाता है। इसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद नमक तैयार हो जाता है। नमक वाष्पीकरण की प्रक्रिया से ही बनता है। कोई ये बताइए कि पेट्रोलियम को किस प्रक्रिया से अलग किया जाता है? पेट्रोलियम जो है कच्चा उत्पादन है, तो पेट्रोलियम को किस प्रक्रिया से विभक्त किया जाता है? पेट्रोलियम डीजल और अन्य चीज़ें, अन्य पेट्रोलियम उत्पाद या अन्य फ्यूल जो बनाए जाते हैं, मोम उसी से बनता है, चारकोल उसी से बनता है, पेट्रोलियम डीजल केरोसिन सब कुछ उसी से बनता है। तो ये बताइए कि पेट्रोलियम को जो अलग किया जाता है कौन सी प्रक्रिया से अलग किया जाता है? बताइए। जितने भी अलग करने की विधि है मिक्सचर को, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर एंड वी आर कॉलिंग पेट्रोलियम इज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है और ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन कि पेट्रोलियम क्या है, तो उसको काला सोना बोला जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना बोला जाता है। इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, पेट्रोलियम को काला सोना बोला जाता है। पेट्रोलियम काला सोना, इट इज अ मिक्सचर। इसको अलग किया जाता है तो पेट्रोल बनाए जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, मोम भी इसी से बनता है, जितने भी फ्यूल्स आते हैं। उसके बाद चारकोल, अलकतरा जिसको बोलते हैं, चारकोल, ये सब इसी चीज़ से बनते हैं। पेट्रोलियम को फैक्टर डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है, प्रभाजी आसवन से, प्रभाजी आसवन, आसवन से अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। कुछ वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिख लेते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? वाष्पीकरण कैसे प्रभावित होता है? प्रभावित मतलब क्या? वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें जो बाधा उत्पन्न होता है या वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, तो कुछ तो फैक्टर्स होंगे जो ये वाष्पीकरण बहुत तेज से होने लगता है या बहुत स्लो होता है। कुछ तो कारण होंगे, तो उन कारणों के बारे में हम लिखेंगे कि वाष्पीकरण तेज कैसे हो जाता है, वाष्पीकरण स्लो कैसे हो जाता है। वाष्पीकरण तेज होने की प्रक्रिया, जैसे जैसे आपके हवा में आर्द्रता बढ़ेगी, वाष्पीकरण कम हो जाएगा, इवेपोरेशन कम हो जाएगा। इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस,
आर्द्रता तो हम पढ़े थे ना, हवा में पानी की अधिकता, हवा में पानी नमी, अगर हवा में नमी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण घट जाएगा। अगर वाष्पीकरण बढ़ेगा कब? जब तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, हवाएं तेज होंगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये तेज हवा के। क्षेत्रफल बढ़ेगा पदार्थ का तो वाष्पीकरण तेज होगा। सब लिखवाता हूं मैं, सब लिखवाता हूं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज करने वाले कारक या प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे तेज होगी? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। तापमान, वाष्पीकरण, तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, यानी कि कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। हवाएं तेज होंगी, पानी को, नमी को हवाएं उड़ा करके ले जाएंगी, वाष्प के थ्रू उड़ा करके ले जाएंगी, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। तो तेज हवा, हवा जैसे तेज होगा वाष्पीकरण बढ़ेगा। क्षेत्रफल, पृष्ठ सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल, पृष्ठ सतही क्षेत्रफल, पृष्ठ मतलब वही होता है, सतही होता है, सतही क्षेत्रफल, वाष्पीकरण बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा। बोलिएगा सतहीकरण, ये तो समझ गए सर कि तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, तेज हवा होगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा। सतही क्षेत्रफल क्या है? तो कपड़ा को जब आप मोड़ करके सुखाएंगे तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा? नहीं ना सूखेगा। कपड़ा को आप फैला करके अगर सुखाएंगे तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, यानी कि आप उसका सरफेस एरिया को बढ़ा दिए हैं, आप उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिए हैं, कपड़ा फैल गया है तो जल्दी सूख जाएगा। आर्द्रता, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ेगा, वाष्पीकरण घट जाएगा, वाष्पीकरण घट जाएगा। हवा में नमी बढ़ेगा तो वाष्पीकरण तो घटेगा, हवा में नमी बढ़ेगा तो वाष्पीकरण तो घटेगा। हवा जैसे नमी हो जाएगी, हवा में नमी हो जाएगी, बारिश वाले मौसम में हवा में तो अत्यधिक नमी हो जाती है। जब बारिश होती है तो हवा में अत्यधिक नमी हो जाती है, तो क्या आप कपड़ा सुखा लेंगे उस मौसम में? कपड़ा नहीं सूखेगा, स्वाभाविक वाली बात है, नेचुरल बात है कि वाष्पीकरण कम हो जाएगा। अगर आर्द्रता होगी हवाओं में तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा। क्वथनांक बिंदु, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही वाष्पीकरण जो है घट जाएगा, और जितना जल्दी वो बॉयल होगा वाष्पीकरण उतना जल्दी बढ़ेगा। तो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। ट्रिपल पॉइंट आपने पढ़ा था कि पानी का जो ट्रिपल पॉइंट होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर द्रव, पानी, द्रव, ठोस तथा गैस तीनों अवस्थाएं रहती हैं। ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में रहते हैं। कौन?
तो पानी 0.01 सेल्सियस या 273.16 केल्विन या 32.01 फ़ारेनहाइट, ये तीनों सेम है। ट्रिपल पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट वाटर का 0.01 या 273.16 केल्विन या 32.01 फ़ारेनहाइट, इतना होता है पानी का ट्रिपल पॉइंट। त्रिक बिंदु होता है जिस पे कोई पदार्थ तीनों अवस्था में होता है, ठोस, द्रव्य और गैस में। ठीक है, गैस का द्रवीकरण क्या होता है वो भी हम बताएंगे। गैस का द्रवीकरण क्या होता है, गैस का द्रवीकरण क्या होता है, यानी कि गैस द्रवीभूत हो जाता है। गैस द्रवीभूत यानी कि गैस लिक्विड बन जाता है। कब? वो तो बहुत उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में भी होगा, एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर जो है वो द्रवीभूत गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कोई लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं बोलिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यानी कि उसको द्रवीभूत किया गया है, उसको द्रवित किया गया है, वो एक्चुअल में गैस है। और गैस को आप कब द्रवीभूत कर सकते हैं, या गैस कभी द्रवीभूत कब होता है? जब गैस का टेम्परेचर आप कम करके उसको संपीड़ित कर लेते हैं तो वो द्रवीभूत हो जाता है। और हमने पढ़ा था कि गैस का टेम्परेचर जैसे ही कम होता है वहाँ द्रव बन जाता है। कल ही तो पढ़ा था कि गैस का टेम्परेचर कम होने पर गैस द्रवीभूत हो जाता है, जिसको संघनन कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था संघनित गैस, द्रवीभूत गैस। ठीक है, गैस का पॉइंट, टेम्परेचर पॉइंट को कम किया जाता है तो द्रव बन जाता है। आपको भले ही नॉर्मल लगता हो, बता रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन इसको याद रखना बहुत ही कठिन है। याद करिए तभी आपको यहाँ बाद में हेल्प करेगा, नहीं तो अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा तो आप भूलने में भी टाइम नहीं लगता है। ये बहुत ही भुलक्कर किस्म के तथ्य होते हैं ये सब। गैस को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ये तो हम पढ़े थे। उच्च दाब और निम्न ताप पर इसको संपीड़ित किया जाता है, जैसे कि एलपीजी। यहाँ लिख लीजिए उच्च दाब, लिख लीजिए उच्च दाब। उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर, प्रेशर करके टेम्परेचर लो करके हाई प्रेशर लिख लीजिए। मैं लिखाता हूँ, किसी भी गैस को निम्न तापमान पर उच्च दाब द्वारा द्रवीभूत करके संपीड़ित किया जाता है, जैसे कि एलपीजी। एलपीजी में कौन कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। और उसमें कौन सा अलग से गैस मिलाया जाता है जिससे गंध आती है, जिससे यहाँ पता चले कि गैस का रिसाव हो रहा है, इसलिए मिलाई जाती है। अन्यथा उसमें फ्यूल वाली कोई क्वालिटी नहीं है। ब्यूटेन और प्रोपेन तो होता है आपको फ्यूल, मेन फ्यूल होता है जो गैस में मिलाया जाता है, या जो एलपीजी सिलेंडर में होता है। आप ये बताइए ना कि हाँ, कौन सा होता है गैस जो गंध के लिए मिलाया जाता है, जिससे हमें पता चले कि गैस का रिसाव हो रहा है? इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है और प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 और प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। कल जब हम लोग वापस मुलाकात करेंगे तो कल का क्लास स्टार्ट होगा आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से। आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। जय हिंद। जय